प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी सुमित्रा नंदन पंत की रचना वे आंखें के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में आपने देखा कि अंधकार की गुफाओं के जैसा जो अंधेरा, दूर तलक अंधेरा जिस गुफा में दिखाई देता है, वैसे ही किसान की आंखों में भी उसका दुख निरंतर लंबी दूरी तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। उसके जीवन में प्रकाश नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वह आज़ादी के पूर्व से लेकर बाद तक एक ही स्थिति में बना रहता है। आज हम आगे की पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि उसकी आंखों में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, यानी आंखों का तारा हो जाना एक मुहावरा है कि सबसे अधिक प्रिय हो जाना। तो किसान के जीवन में उसका पुत्र, हर व्यक्ति जो चरम वृद्धावस्था की ओर है, वह अपने पुत्र के द्वारा ही अपने सुनहरे भविष्य का सपना देखता है। वो सोचता है कि मेरे जीवन की नैया कैसे पार होगी, क्योंकि उसका सुपुत्र ही उसे आगे ले जाता है उसके जीवन की नैया, क्योंकि जीवन का कठिन काल वृद्धावस्था होता है। शायद किसान भी सोचा था उसका वृद्धावस्था आसानी से उसके पुत्र जो है उसके पुत्रों के द्वारा पूरा हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा, लेकिन उसके जीवन में उथल पुथल हो गया। अब उसकी आंखों में केवल अपने पुत्र की छवि, तस्वीर घूमती है जो मार दिया गया है। किसके कारण? एक शब्द आया है कारकुनो। कारकुनो मतलब जमींदार, लैंडलॉर्ड जिन्हें कहते हैं, जिसका ऋण नहीं चुका पाया और वो ऋण की वसूली के लिए घर पे आए, उसके पिता को गाली दे रहे हैं, अपने पिता के सम्मान की खातिर जवाब देता है और जमींदार के आदमी उसे लाठियों से पीट पीट के मार डालते हैं। इस भाव भरे पल को वह याद करता है कि उसका इकलौता पुत्र है जो कारकुनों की लाठों से मार दिया गया है, जमींदार की लाठी से मार दिया गया है। वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस यादों को भूल नहीं पाता है, उस दुख को नहीं भूल पाता है। वह उसका छवि, उसका चित्र उसकी आंखों में रह रह कर, घूम घूम कर आ जाता है। कहते हैं कि वो मार दिया गया जवानी में ही, अभी दुनियादारी देखना था, लेकिन वो अपने इस जीवन के मध्य में ही, जवानी में ही वो मार दिया गया। कहते पाई पाई जब ऋण चुका न पाने में समर्थ हुआ तो बिका दुआ घर द्वार, उसका घर द्वार बिक गया। महाजन ने ब्याज की, जो ब्याज यानी सूद पे जो रुपए होते हैं, मूलधन पे जो ब्याज पैसा लिया जाता है उसे ब्याज कहते हैं। महाजन ने ब्याज की कौड़ी न छोड़ी, रह रह कर चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कहते हैं महाजन, साहूकार 1 रुपये अपने छोड़ा नहीं, 1 रुपये अपने ब्याज का छोड़ा नहीं। साहूकार के आज बोझ तले भारतीय किसान दबा है। सरकार तमाम योजनाएं लाए, किसान सम्मान निधि योजना, KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तमाम योजनाएं आज स्वतंत्र उत्तर भारत में भी लागू है, लेकिन उसका लाभ आज भी किसान नहीं उठा पा रहा है। वह कहीं न कहीं जो है इस व्यवस्थाओं के बोझ तले दबा हुआ है, महाजन के कर्ज तले दबा हुआ है। उस समय की बात है जब सुमित्रा नंदन पंत ने किसान के यथास्थिति को देखा और अपनी कविताओं में उसकी व्यथा को पंक्तिबद्ध कर लिया। उसने किसान की एक पिता है कि महाजन की, उसका पुत्र मार दिया गया भरी जवानी में, और ब्याज की 1 कौड़ी भी नहीं छोड़ी गई, और उसके 2 बैल थे, यानी खेती का मुख्य आधार। उस समय की बातें हैं जब बैल का युग था, यानी ट्रैक्टर युग नहीं था, जो आज ट्रैक्टर से खेती होती है उसका युग नहीं था। बैल, उसकी बैल खेती का आधार स्तंभ है, क्योंकि जुताई भी उसी से होती है। कहते कि रह रह के चुभती है, उसका आधार ही, उसका स्तंभ ही चला गया है। वो बर्दों की जो जोड़ी थी, 2 बैल की आवश्यकता होती है। बड़ी मार्मिक एक घटना अभी आई है कि एक ही बैल था किसान का पंजाब में, एक तरफ अपने लग के जो है खेती की जुताई का काम कर रहा था। हमारे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसे किया गया है, किसान के तमाम नेता उसकी मदद के लिए पहुंचे। तो आज के युग में बैल उतना प्रासंगिक नहीं है, बहुत ही कम किसान के पास है, क्योंकि समय बहुत अधिक लगता है बैलों से खेती करने में, लेकिन एक समय में बैल ही प्रधान थे। कहता मेरे बैल चले गए, कुर्क हो गए। कुर्क का अर्थ होता नीलाम, बोली लगना। जब वो कर्जा साहूकार का नहीं दे पाया
तो साहूकार ने बैल लेकर चला गया। बैलों से साहूकार तो खेती नहीं करेगा, उसकी खेती तो पैसे की खेती है, इसलिए बैलों की बोली लगाता, कुर्क करता, नीलामी करता कि अन्य किसान जो समर्थवान है उसे खरीद ले। कहते आज वो रह रह कर आंखों में चुभती है। कुर्क हुई, नीलाम हुई बर्दों की जोड़ी। एक उसके पास गाय थी, वो गाय भी चली गई। उजरी उसके सिवा किसे कब किसके पास दुहाने आती। वो उजरी गाय किसी और के पास दुहाने नहीं जाती थी। वो इस किसान से आत्मीय संबंध, कभी कभी पशुओं से भी हमारा आत्मीय संबंध हो जाता है। जैसे आप दो बैलों की कथा की संदर्भ में आपने देखा था कि जो झूरी किसान और हीरा मोती, भले वो दोनों बैल थे लेकिन अपने मालिक के प्रति वफादार थे। शायद एक मनुष्य के अंदर उतनी संवेदना न होती जितना कि उस बैलों के अंदर थी, अपने मालिक के प्रति समर्पण था। ऐसे ही किसान की एक गाय थी जो उजरी थी, सफ़ेद रंग की थी, जो दूसरे से दुहाती ही नहीं थी, दूसरे से दुग्ध निकाल ही नहीं पाता था, केवल किसान ही निकालता था। कहता आज वो उजरी जो मेरे पास थी वो भी चली गई। हाँ, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई सुखी करती। कितनी समृद्धशाली थी खेती। वो खेती करके अपने परिवार को लेकर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करता था, कड़ी मेहनत करता था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। किसान अन्नदाता सम्मान का सबसे अच्छा जो व्यक्ति होता था, लेकिन आज वो याद करता है, आंखों में नाचा करती है, उजड़ गई उसकी सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के एक गृहस्थी को चलाने के लिए जो धर्मपत्नी का होना आवश्यक है। यानी गृहस्थी, किसी भी गाड़ी में दो पहिए होते हैं, अगर एक पंचर हो जाए तो गाड़ी बहुत दूर तक नहीं चल पाती। दोनों का होना अनिवार्य है, पति और पत्नी का गृहस्थी चलाने के लिए। लेकिन उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पास जो गाय चली गई, पुत्र मर गया, बर्ध उसके बैल नीलाम हो गए, एक दुख का पहाड़ और टूट पड़ा। उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है और उसका इलाज नहीं हो पाता है। किसके अभाव में? दवा दर्पण के, क्योंकि पैसे की व्यवस्था नहीं है। सब चीज़ें उसकी एक एक करके जो उससे दूर होती जा रही हैं। उसकी पत्नी भी बिना दवा दर्पण के स्वर्ग चली गई। आंखें आती हैं भर। उसकी आंखें जब अपनी एक छोटी सी बच्ची को देखता है, तो दुधमुही बच्ची को देखता है, तो आंखें भर आती, वो भी बिना देख रेख के, क्योंकि माँ ही बच्चे का सर्वाधिक अगर कोई ख्याल कर पाता है बचपन के दिनों में, तो माँ ही कर पाती है। पिता का भी दायित्व होता है, लेकिन उतना जो बाल्यावस्था में सबसे अधिक बड़ी भूमिका माँ की होती है। एक बच्चे के सर्वांगीण विकास में माँ की भूमिका अहम होती है। चूँकि उसकी देख रेख नहीं हो पाई, बच्ची छोटी थी, दुधमुही थी, इसलिए वह बिना देख रेख के वह 2 दिन बाद ही बिटिया मर गई। घर में विधवा रही पतोह, उसकी पतोह, उसकी पुत्र मार दिया गया था, पत्नी विधवा हो गई थी। जब वो आई थी तो किसान तरक्की करने लगा, उसे लक्ष्मी मानता था, लेकिन उस पर आरोप लग गए। यद्यप पतिघातनी पकड़ मंगाया कोतवाल ने बुलाया, चूँकि जमींदार जो था वो शक्तिशाली व्यक्ति था, चूँकि हत्या उसने किया था, लेकिन दोषारोपण किसान की बहू पे लगाया, जबकि वो लक्ष्मी था। जब से आई तब से उसकी समृद्धि थी, लेकिन उस पर आरोप लगाया कोतवाल ने और थाने बुलाया कि तुम्हारी जो बहू है ये अपने पति को मार डाली। उस पर जो पतिघातनी का आरोप लगा, उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, डूब कुएं में मरी। एक दिन कुएं में डूब के मर गई। समझिए कि उसके ऊपर पत्नी चली गई, उसका पुत्र चला गया, उसकी बहू पतोहू चली गई, उसकी उजरी गाय चली गई, उसके बैल नीलाम हो गए। एक एक करके उसके जीवन में संकट ही आ रहे हैं। पत्नी जाने का उसे अफसोस नहीं होता है, कहता है खैर पैर की ज्योति जोरू। कहता है चलो पत्नी का दर्जा तो बहुत उस जमाने की बात है, आज तो समानता का अधिकार है। आज हमारा संविधान भी कहता है कि सभी लोग बराबर हैं, लेकिन उस दौर की बात है कि जब उतना अधिक सम्मान नहीं था, स्त्रियों का उतना अधिक सम्मान बराबरी नहीं था। आज़ादी की तुरंत बात की थी, अभी समाज सभ्य हो रहा था, सिविलाइज हो रहा था उस समय का, लेकिन आज तो बराबरी। अति प्राचीन काल में तो भारतीय नारियों की बड़ी ही, हमारे विद्वानों ने बड़ा अच्छा
जो सम्मान किया है, दिखाया है। जत्र नार्यः पूजन्ते तत्र देवता रम्यते, जहाँ नारियों की पूजा होती तहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन उस संदर्भ में समाज में अनेक अनेक प्रकार के, अनेक विचारधारा के लोग हैं। आज जो है जेंडर के आधार पे तमाम आज भी भेदभाव हमारे समाज में किया जाता है। जो संकुचित सोच वाले हैं, चूंकि सोच आज व्यापक है, लड़की लड़का सब एक समान है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हैं, एक समान है। जितना पुरुष का सम्मान है उतना स्त्री का सम्मान है। लेकिन कहते हैं लेखक, यहाँ पे कवि कहते हैं, खैर पैर की ज्योति जोरू एक नहीं, एक न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़की की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन कहता है कि जो जवान लड़के का मरना, पत्नी तो एक है दूसरी आ जाएगी, लेकिन जो जवान लड़का है उसे तैयार करने में वक्त लगता है, वह आज उसकी जब सुधि आती है, याद आती है, तो इसकी छाती पे सांप लौटते हैं, फट जाती है छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर चमक लाती है। जब वो पिछले दिनों को गाय थी, बैल थे, पुत्र थे, पुत्रवधू थी, सपत्नी थी, बिटिया थी, सबको याद करता है। जैसे पुरानी स्मृति को याद करता है, व्यक्ति प्रसन्नता से भर जाता है। अगर हम पुरानी स्मृति में हम बहुत अच्छे थे, मेधावी थे, याद करें, प्रसन्नता से भर जाते हैं। आज हम क्या हो गए, जैसे ही वर्तमान में आते हैं वह हमें दुख देता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर चमक लाती है, तुरंत शून्य में गढ़ चितवन में। जैसे वो वर्तमान में आता है वैसे उसकी आंखों में सदृश्य नोक बनकर, एक नुकीली हथियार बन के उसके हृदय में चुभने लगते हैं। बड़ी आसान पंक्तियां थी जिसका हमने अध्ययन किया भी हाल में। किसान की दुर्दशा का यहाँ पे वर्णन है। आप सभी इसे आत्मसात करिएगा और मनन करिएगा कि भारतीय किसान वास्तव में आज दुख की बदली उस पर छाई हुई है। इस पे हमें समाज के जो अग्रणी लोग हैं, जो समाज को आगे ले जाने वाले लोग हैं, उन्हें जरूर ही विचार करना पड़ेगा। सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता स्वतंत्रोत्तर भारत की किसान की दशा को दिखाता है, लेकिन आज भी वह स्थिति बनी हुई है। इस पे हम सभी को चिंतन करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद।